आइए आगे के न्यूमेरिकल रिलेटेड टू घर्षण बल वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, a smooth block is released at rest on a 30-degree incline and then slides a distance small d। तो एक स्मूथ हमारे पास क्या है, ब्लॉक है। ये रहा स्मूथ ब्लॉक। इसको हमने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दिया है। तो जब ये एंगल 30 डिग्री होता है तब ये नीचे को क्या है, खिसकना शुरू कर देता है, खिसक रहा है। जो ब्लॉक है वो स्मूथ है, उसका सरफेस क्या है, स्मूथ है। वो कितनी दूरी तय करता है, दैट इज अ स्मॉल डी। आगे क्या दिया गया है, इफ द टाइम टेकन टू स्लाइड ऑन रफ incline is n times as that to slide on a smooth incline, find the coefficient of friction। तो स्टूडेंट, जब ब्लॉक है जो वो स्मूथ सतह पर क्या करता है, खिसकता है, तो घर्षण बल भी क्या होगा, कम होगा। ये जो ब्लॉक है वो नीचे को जो दूरी तय करता है स्मॉल डी, वो कम समय में कर पाएगा। लेकिन जब इस इंक्लाइन प्लेन का जो सरफेस है वो रफ होगा, दैट मीन्स जो घर्षण बल है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। तो उस केस में जो टाइम पीरियड है, मीन्स ब्लॉक को नीचे आने में जो समय है वो अधिक लगेगा इन कंपैरिजन व्हेन द इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ। तो कितना समय अधिक लगता है, वो लगता है n टाइम्स, n टाइम्स अधिक लगता है जब वो रफ सरफेस के ऊपर क्या करता है, खिसकता है। तो हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। एक तो केस होगा जब जो ब्लॉक है वो स्मूथ इंक्लाइन पर खिसकता है, वो केस होगा। दूसरा केस कौन सा होगा, जब वो रफ इंक्लाइन पर क्या करता है, स्लाइड करता है। तो हम दोनों केसेस को क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब मैं बात करने जा रहा हूं केस फर्स्ट, व्हेन द इंक्लाइन इज स्मूथ, मीन्स जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी जो सतह है वो चिकनी है। चिकनी सतह पर जो घर्षण बल होगा वो कम होगा। तो इस केस में स्टूडेंट्स, पहले हम डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये रहा ब्लॉक, वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको हम विभाजन कर लेते हैं इनटू 2 कंपोनेंट्स में। ये जो बल था नीचे को लग रहा था, नाउ mg cos थीटा, यहाँ पर एंगल कितना बन जाता होता है, थीटा। जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होता है। आगे रिएक्शन, ब्लॉक
सतह के ऊपर एक्शन करता है, सतह इंक्लाइन प्लेन की वो क्या करती है, रिएक्शन। रिएक्शन किसके इक्वल होगा, दैट इज एम जी कॉस थीटा। अब नीचे को बल, कौन सा कंपोनेंट है बल का, दैट इज एम जी साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स जो घर्षण बल है वो विपरीत दिशा में है, लेकिन इस केस में जो घर्षण बल है वो बहुत कम होता है, सतह क्या है, चिकनी है। बिकॉज जो ब्लॉक की सतह है वो हमको पहले ही बता दी गई है, वो स्मूथ है। जो इंक्लाइन प्लेन की सतह है केस नंबर 1, वो क्या है, वो भी चिकनी है। दैट मीन्स जहाँ पर घर्षण बल बहुत कम होगा हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आइए अब स्टूडेंट्स मान लेते हैं एक्सेलरेशन कितनी है। एक्सेलरेशन इस केस में है दैट इज a1। a1 इज द एक्सेलरेशन। तो a1 तो है हमारे पास एक्सेलरेशन। डिस्टेंस कितनी कवर करता है ब्लॉक, डिस्टेंस इक्वल टू, इसे हमने स्मॉल डी लिख लिया, ये दिया गया था। एंड जो समय लगता है इस दूरी को तय करने के लिए, कवर करने के लिए, दैट इज t1 हम मान लेते हैं। t1 इज द टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस d। नाउ स्टूडेंट्स ये जो कंपोनेंट है बल का दैट इज एम जी साइन थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। एक्सेलरेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो बल है वो क्या है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बल कितना लग रहा है एम जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन कितनी है हमने a1 मानी है। तो यहां पर क्या बन जाता है केस एम ए 1। नाउ m के साथ m कैंसिल, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू g साइन थीटा। अब थीटा कितना है, दैट इज 30 डिग्री। सो एक्सेलरेशन a1 इक्वल टू साइन 30 डिग्री 1/2। सो एक्सेलरेशन a1 इक्वल टू g/2। ये तो रही एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैं पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज करने जा रहा हूं। वो क्या होता है, दैट इज s इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। s क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम पीरियड, a इज द एक्सेलरेशन। तो अब यही इक्वेशन इस केस में क्या बन जाती है, s दूरी कितनी तय की है, दैट इज स्मॉल d। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की कितनी थी, पहले वो क्या था, विराम अवस्था में था, दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड t1 प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने a1 मानी है इस केस में, a1 मल्टीप्लाई बाय t1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहां से d इक्वल टू, ये 0 बन जाती है टर्म, 1/2 a1 दैट इज g/2 मल्टीप्लाई बाय t1 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स d हमारे पास d इक्वल टू 1/4 g
T1 स्क्वायर, 1/4 GT1 स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो ये था कि स्टूडेंट्स, जब इंक्लाइन प्लेन की जो सतह थी वो क्या थी, स्मूथ थी। नाउ अब मैं सेकंड केस को डिस्कस करने जा रहा हूं। जब इंक्लाइन प्लेन की सतह है वो रफ होगी, दैट मीन्स वहां पर घर्षण बल होगा। तो इस सेकंड केस में हम घर्षण बल को क्या है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आइए सेकंड केस को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अब केस नंबर सेकंड। व्हेन द इंक्लाइन इज रफ, जब इंक्लाइन प्लेन है वो रफ है, उसकी नेचर कौन सी है, रफ है। लेट म्यू बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस केस में A2 हम मान लेते हैं, दैट इज द एक्सेलरेशन। तो ये रही एक्सेलरेशन। टाइम पीरियड इसे हम मान लेते हैं, टाइम है जो, दैट इज T2। टाइम पीरियड डिफरेंट है, वाई, बिकॉज अब जो सरफेस है, सतह है इंक्लाइन प्लेन की, वो रफ है। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर नीचे को बल कौन सा है, दैट इज mg sin थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन ma2 मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है ma2, वो कम है भाई। वो स्टूडेंट कम इसलिए है, अब सतह क्या है, रफ है, घर्षण बल विपरीत दिशा में लग रहा है। घर्षण बल क्या है, विपरीत दिशा में लग रहा है। तो नेट बल कितना लग रहा है, दैट इज mg साइन थीटा माइनस घर्षण बल इक्वल टू ma2। आगे mg साइन थीटा माइनस, अब स्टूडेंट F कितना होगा, घर्षण बल हमने क्या जाना था, दैट इज म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F ओवर R, घर्षण बल ओवर नॉर्मल रिएक्शन, F इक्वल टू म्यू R। अब रिएक्शन दैट इज mg cos थीटा, सो F इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। तो ये वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, म्यू mg cos थीटा इक्वल टू ma2। यहां से अब मैं m को कॉमन कर लेता हूं, m एज वेल एज g वो भी कॉमन। नाउ इन ब्रैकेट साइन कितना एंगल है, 30 डिग्री, माइनस म्यू कॉस
30 डिग्री इक्वल टू MA2। अब M के साथ M कैंसिल, सो इन ब्रैकेट हमारे पास क्या बनता है, A2 इक्वल टू G 1/2 माइनस म्यू √3/2। 1/2 again I am taking common, 1/2. So A2 equal to G/2 1 minus mu √3। अब again I am using position टाइम रिलेशन। वो क्या होता है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो स्टूडेंट डिस्टेंस कितनी कवर की है ब्लॉक ने, दैट इज D इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज 0 मल्टीप्लाई बाय T2 प्लस 1/2 A2 T2 स्क्वायर। नाउ A2 की वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ये टर्म 0 बन जाती है। सो D इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय G/2 1 माइनस म्यू √3 T2 स्क्वायर। सो यहां से D इक्वल टू G/4 1 माइनस म्यू √3 T2 स्क्वायर, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड D राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम यूज करते हैं एंड फाइंड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल 1/4 G T1 स्क्वायर इक्वल टू 1/4 G इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू √3 T2 स्क्वायर। सो 1/4 कैंसिल हो जाता है, बोथ साइड 1/4, G के साथ G कैंसिल। नाउ वी हैव T1 स्क्वायर इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू √3 मल्टीप्लाई बाय T2 स्क्वायर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया था, जो T2 है, T2 समय जब ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर खिसकता है तो क्या है, जो सतह है वो क्या है, रफ है। उस केस में जो समय लगता है T2 वो किसके इक्वल है, n टाइम्स T1, n टाइम्स T1। तो इसे कैसे लिखते हैं, T2 को यदि हम इक्वल लिखना हो n टाइम्स ऑफ T1, तो यदि हम स्क्वायर कर देते हैं T2 स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर T1 स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। अब T2 की वैल्यू मैं
इक्वेशन 3 में क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो T1 स्क्वायर इक्वल टू इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू अंडर रूट 3, यहाँ पर n स्क्वायर T1 स्क्वायर, वो साइड हमारे पास T1 स्क्वायर है, इसे कैंसिल कर देते हैं। सो 1 इक्वल टू 1 माइनस म्यू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। अब n स्क्वायर को भी मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट का जो टर्म्स हैं इन ब्रैकेट उसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर म्यू अंडर रूट 3। अब स्टूडेंट मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1 को राइट हैंड साइड, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या बनता है, n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर ये राइट हैंड साइड -1, इसे लेफ्ट हैंड साइड किया मीन्स इक्वल टू n स्क्वायर म्यू अंडर रूट 3। वो साइड मैं क्या करने जा रहा हूँ, n स्क्वायर के साथ डिवाइड करने जा रहा हूँ। कर देते हैं n स्क्वायर ओवर n स्क्वायर के साथ n स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पर 1 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर इक्वल टू म्यू अंडर रूट 3। म्यू अब अगेन बोथ साइड अंडर रूट 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं। म्यू 1 ओवर अंडर रूट 3, 1 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड करना था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 ओवर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 ओवर n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सो स्टूडेंट्स आइए आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, what is the acceleration of the block and trolley system shown in figure? You are also looking on the diagram. हमने जो एक ट्रॉली है एज वेल एज एक ब्लॉक है, दोनों एक स्ट्रिंग के साथ बाइंड हैं। स्ट्रिंग पास आउट कर रहा है ऑन अ पुली। तो इस सिस्टम की हमने एक्सेलरेशन ज्ञात करनी है। जो मास दिया गया है ट्रॉली का दैट इज 20 किलोग्राम एंड ब्लॉक दैट इज 3 किलोग्राम फोर्स मीन्स 3 किलोग्राम। आगे, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस, ये कितनी दिया गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ट्रॉली एंड सरफेस के बीच दैट इज 0.04। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये भी हमने ज्ञात करना है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसे फाइंड कर लेंगे। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमें रिकमेंड की गई है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे, नेगलेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, तो जो स्ट्रिंग के साथ ट्रॉली एज वेल एज हमने ब्लॉक को बाइंड किया है वो उस स्ट्रिंग का जो मास है वो हमने निगलेक्ट कर देना है। तो आइए अब हम एक्सेलरेशन एज वेल एज टेंशन को फाइंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ट्रॉली। अब ट्रॉली की एक्सेलरेशन कितनी होगी?
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मान लेते हैं m1, किसका? ट्रॉली का। m1 मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू, अब स्टूडेंट बल कितना लगता है? एक तो बल है इक्वल टू टेंशन, लेकिन एक और बल भी है, वो कौन सा है? घर्षण बल विपरीत दिशा में। तो नेट बल कितना रह जाता है? दैट इज टी। अब घर्षण बल कम है, इसे हम माइनस कर देते हैं। अब घर्षण बल कितना होगा? हम जानते हैं म्यू इक्वल टू एफ ओवर आर, मीन्स घर्षण बल इक्वल टू म्यू आर। अब आर कितनी है? रिएक्शन। एक्शन कितना है? m1g। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिएक्शन इक्वल टू m1g, उतना ही होगा लेकिन विपरीत दिशा में। सो स्टूडेंट्स, घर्षण बल F इक्वल टू म्यू m1g। तो यहां पर हमारे पास m1 a इक्वल टू टेंशन माइनस म्यू m1g। ये इक्वेशन हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट, बॉडी डायग्राम फॉर द ब्लॉक, जिसका मास हमने m2 मान लिया है, इसका अब बल की हम बात करें तो बल कौन से लगते हैं? एक तो नीचे को वेट लगता है, इसका नीचे को एक्ट करता है वेट। वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। एक टेंशन प्रोड्यूस होती है विपरीत दिशा में, वो हम माइनस करने जा रहे हैं। मीन्स m2a इक्वल टू, नेट बल कितना है? नेट बल है m2g माइनस t। ये रही इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड अप कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहां पर माइनस टी प्लस टी ये कैंसिल हो जाते हैं। सो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय a इक्वल टू m2g माइनस म्यू m1g। यहां से मैं g को कॉमन कर लेता हूं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय म्यू, जी के साथ मल्टीप्लाई ओवर m1 प्लस m2। तो एक्सेलरेशन को अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एंड एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू m2 दैट इज 3 किलोग्राम माइनस m1 दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.04 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रिकमेंड की गई है? दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या है? m1 प्लस m2 मीन्स m1 20 प्लस m2 3 किलोग्राम। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास जो एक्सेलरेशन आती है वो है
0.957 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नियर अबाउट। ये हमने एक्सेलरेशन सिस्टम की फाइंड कर ली है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड कितनी है? दैट इज m2 a इक्वल टू m2g माइनस टी। यहाँ से हम टेंशन को फाइंड कर लेते हैं। तो इसे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया, इसे राइट हैंड साइड, टेंशन इक्वल टू m2g माइनस m2a। नाउ m2 कॉमन कर लेते हैं, m2g माइनस a, m2g माइनस m2a। m2 कितना है? 3 किलोग्राम। g कितना दिया गया है? 10 माइनस एक्सेलरेशन 0.957। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे हमारे पास आंसर होगा नियर अबाउट, टेंशन हमारे पास बनती है 27.13 न्यूटन। इतनी टेंशन स्ट्रिंग में होगी जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप both numerical you have understand very well. If you have any questions, any doubt, you can ask me in the comment box. Please subscribe my channels and share this video to others. Thank you so much for watching.